बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आरजेडी हमलावर। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर कोरोना काल में जनता के साथ गद्दारी करने का लगाया आरोप। सवालों के घेरे में आया जवाहरलाल नेहरू अस्पताल। अस्पताल में रखे 30 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। मधुबनी में यास का कहर। तूफान की चपेट में आया घर। देखते ही देखते मकान हुआ ध्वस्त। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे। गढ़वा में लगातार हो रही रेलवे सामानों की चोरी। मामले में प्रशासन ने लिया संज्ञान। महज 24 घंटे में चोर गिरफ्तार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 2 ट्वीट करते हुए लिखा है कि राज्य के विकास में जीविका दीदियां महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। जीविका की यह यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। और में जीविका दीदियों ने अच्छा काम किया है। वो बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और ऐसे हालात में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो विकास में जीविका दीदियों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है। नीतीश कुमार ने तारीफ की है। वहीं बिहार की खराब स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार पर लालू परिवार के सभी सदस्य लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने लालू परिवार का बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्विटर पर अपने तरीके से लालू परिवार को जवाब दिया है। साथ ही लालू के शासनकाल को याद दिलाते हुए लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। लालू प्रसाद जिनको अपने दल के विधायकों से संवाद करने में ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है और ट्वीट लेवल ऊपर हो गया है, ये गहन जांच का विषय है। स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों से बिहार लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। तो जेडीयू ने लालू परिवार को जवाब दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर आरजेडी हमलावर हुई थी, इसके बाद जेडीयू ने लालू परिवार को जवाब दिया है। तो खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आरजेडी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है, निशाने साध रही थी और अब जेडीयू ने भी उनका जवाब दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू ने लालू परिवार को, लालू यादव को जवाब दिया है और जी देखिए, जाहिर तौर पे बिहार की राजनीति में जदयू और आरजेडी हमेशा से आमने सामने रही है। तो ऐसे में अगर आरजेडी कोई बात कहती है या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई ट्वीट आता है, लालू प्रसाद यादव कोई बात रखते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया जदयू प्रवक्ताओं की तरफ से दी जाती है। इसी कड़ी में जदयू प्रवक्ता और जदयू के एमएलसी विधान परिषद सदस्य भी हैं नीरज कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी की है और तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव से साफ तौर पे कि जिस वक्त बिहार सरकार कोरोना की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में बिहार की जनता के साथ खड़ी थी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। तो ऐसे में उनकी दिल्ली की सियासत ही ठीक है, वो बिहार की राजनीति और बिहार के नेता के तौर पे कैसे जाने जा सकते हैं। लिहाजा नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसा है, उनके कार्यकाल पर तंज कसा है और कई घोटालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव अभी ऐसा ना करते, वो सजा याफ्ता है और जेल पर है। लिहाजा
बिहार की राजनीति में उनके तरफ से जो बयान आते हैं या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से आते हैं, तरफ से नीरज कुमार विवाद। जी गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर ट्वीट के माध्यम से तंज कसा, जिसके बाद राजद की तरफ से बयान सामने आया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीरज कुमार पर हमलावर होते हुए कोरोना काल में जनता के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है। लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा मां की गोद में लाशों के अंबार पड़े हो। जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। उनका आरोप है कि मरीज के इलाज में लापरवाही की गई। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ की और एसी समेत कई मेडिकल उपकरणों को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जमकर मारपीट भी देखी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रीति कुमारी नाम की पेशेंट भर्ती है अस्पताल में। जी। तो सीरियस है और 15 तारीख से भर्ती है। उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। उनमें से एक लड़का आया और भीतर जाके गार्ड लोगों को भी बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर में से। ठीक। मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा, जो स्टाफ काम कर रहे थे उनसे लड़ाई करने लगा। लड़ाई करने के बाद जाके वहाँ जो एसी लगा हुआ है उसका शीशा उसको तोड़ किया, जो आपने देखा है। जी। निकल के फिर बाहर आके उसी तरह सारे गार्ड से उलझ गया वो। उसके बाद उसके साथ एक लड़का आया जो एक डंडा लिए हुआ था मोटा सा, वो डंडा लेके लग रहा था कि हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना, गार्ड साहब लोगों ने उसको पकड़ के पुलिस में। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। मरीज के परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से लापरवाही की गई है। वहीं दूसरी खबर भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से ही है, जहां अस्पताल के 30 सिलेंडर गायब हो गए हैं। यह सिलेंडर अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच गायब हुए हैं। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद जब संक्रमण बढ़ रहा था, तब अस्पताल में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। इस दौरान कई मरीजों को अस्पताल में सिलेंडर मिले तो कईयों ने बाहर से मंगवाया था। इस बीच 30 सिलेंडर गायब हो गए, लेकिन इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने जब इंचार्ज से पूछा तो तीनों इंचार्जों ने अस्पताल में तैनात अधिकारियों पर इसका ठिकरा फोड़ दिया, जिसके बाद गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। यह टीम सिलेंडर गायब होने की हर पहलुओं को खंगालेगी और जांच करेगी। तो सवालों के घेरे में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेंडर गायब होने की खबर आई है। जब मरीजों की तादाद बढ़ रही थी कोरोना वायरस के कारण, तो यहाँ सिलेंडर गायब हो गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, ये सिलेंडर गायब होने की बात कही जा रही है और इसके लिए 3 सदस्यीय टीम
का गठन भी किया गया है जो हर पहलुओं को खंगालेगी और उसकी जांच करेगी। क्या है ये पूरा मामला? कोरोना जो बढ़ता गया, हमारे यहाँ जो है व्यवस्था के प्रयास में जो है सरकार के द्वारा और वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई जी, लेकिन उसका रखरखाव जो है उन लोगों ने ठीक ढंग से नहीं किया। कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं रहा, जिसके चलते आज अप्रैल से लेकर मई महीने में जो भी सिलेंडर वहां आया उसमें से 30 सिलेंडर गायब होने की सूचना हमारे डॉक्टर असीम कुमार जो है, जो सुपरिटेंडेंट है वहां के, उन्होंने अभी दिया है और इसको लेके वहां पर FIR किया है थाने में, बरारी थाने में। जी जी। तो जो सिलेंडर गायब हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन ने इसका ठीकरा इंचार्ज के ऊपर फोड़ दिया है। इंचार्ज के ऊपर फोड़ा है, लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं लिया है। उन्होंने एक ड्यूटी का गठन किया है और उस टीम के साथ जो है, टीम को यह कहा गया है कि जांच करके और ये पता लगाए कि आखिर किसके ड्यूटी में वो गायब हुआ है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ANM के सैलरी से इसको रिकवरी किया जाएगा और रिकवरी करके फिर सिलेंडर नया खरीदा जाएगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर हम लोगों की हम लोगों की सैलरी काटी जाती है तो फिर हम लोग सीधा हड़ताल पर चले जाएंगे, इसलिए कि उस सिलेंडर गायब होने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है सिलेंडर जुगने की। वो जिसका चार्ज था वो समझे कि वो सिलेंडर कहाँ गया है, इसलिए हमारी सैलरी से एक भी पैसा नहीं कटे। अगर कटती है तो फिर हम जो है सीधा स्ट्राइक पर चले जाएंगे। इसके अलावा और भी पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है थी, उन लोगों ने भी अपना पल्लू झाड़ लिया है जी। जो पदाधिकारी हुआ करते थे उन्होंने भी जो है कह रहा है नहीं हमारे रीजन में ये हुआ ही नहीं। तो आखिर ऐसे में गायब हुए सिलेंडर का जिम्मेवारी कौन लेगा, इसको लेके जो है अधीक्षक ने एक टीम गठित किया है और वो जांच कर रहे हैं। जी, तो ये जो जांच किया जाएगा, तो ये जांच जो कमेटी बनी हुई है ये कब तक अपनी रिपोर्ट देगी? ये इसका 1 सप्ताह का टाइम उन्होंने दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सारी बातों का पता लगाकर और उसके जिम्मेवार कौन होंगे, किनके ड्यूटी के रीजन में वो गायब हुआ है, कैसे गायब हुआ, वो सारी जानकारी 1 सप्ताह के अंदर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मधुबनी जिले के नगर परिषद के वार्ड नंबर संख्या 28 का एक मकान चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के चपेट में आ गया और बस कुछ ही मिनटों में धाराशाही हो गया। वहीं मकान के दीवार को फटते देखकर मकान मालिक अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल आया था और देखते ही देखते चंद पलों के अंदर मकान ध्वस्त हो गया और घर के सभी सदस्य बाल बाल बच गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तूफान का कहर देखने को मिला है। तूफान की चपेट में यह घर आ गया, जिसकी वजह से इसकी दीवार पूरी तरीके से बीच से टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि समय रहते मकान मालिक अपने पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकल गया, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गया। तो देखते ही देखते ये मकान ध्वस्त हो गया और तूफान का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं कोरोना महामारी के बीच यास चक्रवाती तूफान ने आम लोगों के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश और आंधी से लोग परेशान हैं। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र लोकही मुख्यालय से सटे झहुरी, राजा चौक, लोकहा के कई स्थानों पर बारिश का पानी घरों में घुस जाने के चलते कई घर गिर गए। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर में रखे सामान बर्बाद हो गए हैं। लोग घर छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तूफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। घरों में बारिश का पानी घुसा हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भारत और नेपाल से सटा इलाका है, जहां मधुबनी में भारी जल का जमाव हुआ है और जिसकी वजह से घरों में पानी घुस गया है।
तो इस तरीके से तूफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीर इस बात को बयां करती है कि किस तरीके से आम जनजीवन पे प्रभाव पड़ा है इस तूफान की वजह से। घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। ये भारत और नेपाल से सटा इलाका मधुबनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से जल का जमाव हो गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तूफान का असर यहाँ काफ़ी देखने को मिला है, जिसकी वजह से निकासी ना होने की वजह से पानी जमा हो गया है और आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो तूफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीर मधुबनी की है, जो भारत और नेपाल से सटा इलाका है। हालांकि जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी बारिश के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समस्तीपुर में बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच बाढ़ जैसा नज़ारा निजामत पंचायत में भी देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई के घर भी गिर गए हैं। वहीं पंचायत के मुखिया राजीव कुमार राय लगातार पंचायत का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्या को दूर करने का हर संभव मदद करने को तैयार हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये समस्तीपुर की तस्वीर है, जहां भारी बारिश के कारण जल मग्न हो चुका है पूरा इलाका। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कैसर, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारी बारिश की वजह से चारों तरफ जल का जमाव हो गया है। किस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो गैस तूफान आया है और इसके बाद जो है कि समस्तीपुर के अंदर लगातार बारिश जो है सुबह से कल से हो रही थी। इसको लेकर जो है कि पूरे शहर से लेकर और ग्रामीण इलाके हैं, सभी जगह जो है कि पूरे घरों के अंदर जो जल जमाव हो गया है। जो ऑफिसें हैं, दफ्तर है, सभी जगहों पे जो है जल जमा हो गया, जिससे एक तो घर के लोगों को परेशानी हो ही रही, वही जो ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कोविड की लहर है और लगातार जो है कि जो डॉक्टर है वो काम कर रहे हैं और उसके बाद जो इस पानी में रहने के बावजूद भी वो लोग जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जी नियाज जी, तो क्या इस बारिश की वजह से किसी के जान माल का भी नुकसान हुआ है? जी, जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि समस्तीपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के अंदर जो लोग हैं, जो घरों के अंदर जो पानी घुस चुका है, घड़े गिर गई, मगर कहीं भी अभी तक ये सूचना नहीं मिली है किसी की जान माल की क्षति हुई। मगर कहीं ना कहीं लोगों का जो घर जो है गिर गया है, लोग जो घरों में रहने को बेबस हो चुके हैं और पानी सबों के घरों के अंदर लगा हुआ है और लोग परेशानियों में जी रहे हैं। जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो भी संपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्या जल्द से जल्द दूर हो उसके लिए पहल भी कर रहे हैं। जी नियाज, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जी, जिलाधिकारी इस मामले को लेकर जो पानी कंट्रोल हुआ और लगातार जो है कि ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके के अंदर जो जल जमाव की समस्या उसको लेकर जो है कि अलग से जो व्यवस्था की जा रही है पानी निकासी को लेकर, और वही ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वहां भी जो मुख्य स्तर पे जो है लोगों की समस्या दूर हो उसके लिए मुख्य अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जी नियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जल का जमाव हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां भारी बारिश की वजह से, तूफान की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। घरों में पानी घुस चुका है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ज़िला प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है ताकि लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। तो ये तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां तूफान के कारण भारी बारिश हुई और बारिश के बाद हर जगह जल का जमाव हो गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी हर संभव लोगों को मदद की जा रही है। वहीं दुमका के नाचनगढ़िया गांव में नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाकर अपने घर में रखने के मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने लड़की के भाई राजकुमार मुर्मू के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को उसके
घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने 13 वर्षीय लड़की को आरोपी के घर से बरामद कर CWC भेजा है। आपको बता दें कि 14 मई को आरोपी नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत लड़की के भाई ने लिखित रूप से जामा थाने में दी थी। राजकुमार मुर्मू अपनी बहन के एक गांव का ही लड़का जो उनकी नाबालिग बहन को शादी का लालच देकर बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोप में आवेदन दिए थे, जो आवेदन दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के निर्देश में त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं गढ़वा के भवनाथपुर थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी को काट कर बेचने का मामला लगातार सामने आ रहा है। इस बात की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने फेसबुक पर दी है, जिसके बाद गढ़वा SP श्रीकांत एस राव खन्ने ने मामले में संज्ञान लिया है। वहीं नुकसान हो रहे राष्ट्रीय संपत्ति के जांच में SP खुद निकल पड़े और महज 24 घंटे के अंतराल में ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। इस चोरी कांड में 2 लोग संलिप्त पाए गए हैं। वहीं एक चोर रेलवे के सामान का चोरी करता था, जबकि दूसरा उसे बाजार में बेचा करता था। विगत दिनों भवनाथपुर रेलवे साइडिंग के पास जो रेल ट्रैक है मराल के लिए जाती है, वहाँ उस रेल ट्रैक को बहुत दिनों से यूज नहीं हो रहा था। इसका फ़ायदा उठा के अज्ञात चोरों द्वारा काफ़ी मात्रा में वहाँ रेलवे ट्रैक और उसका स्लीपर और चोरी जो लोग चोरी करते हैं उसको ये लोग उखाड़ कर चोरी। वहीं फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र नगला पचिया में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसे परिजन द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि नगला पटिया निवासी 35 वर्षीय राम सिंह विद्युत लाइन के तार को ठीक कर रहा था। उसी समय करंट लगने से मौके पर ही अचेत हो गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करंट लगने से युवक की मौत हो गई और गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तो ये तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। विद्युत लाइन के तार को युवक ठीक कर रहा था, जिसके बाद करंट के चपेट में आया और उसकी मौत हो गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौत के बाद मातम का माहौल बना हुआ है। तो ये तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन भी वहां पे पहुंची हुई है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं औरंगाबाद में वाहन मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता ने की। ये वाहन मेला मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत किया गया। महिंद्रा एजेंसी और केनरा बैंक के साथ लगाया गया। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस खरीदने के लिए इस जिला में कुल 21 लक्ष्य निर्धारित हैं। इसके लिए कुल 21 लाभुकों का चयन कर लिया गया है। तो वाहन मेले को आयोजन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि औरंगाबाद की ये तस्वीर है, जहां वाहन मेले का आयोजन किया गया है। सीएम ग्राम परिवहन योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। तो ये तस्वीर औरंगाबाद की है, जहां वाहन मेले का आयोजन किया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हर एक प्रखंडों में 2 एम्बुलेंस क्रय किया जाना है।
हमारे औरंगाबाद जिला में कुल 11 प्रखंड हैं। इसके हिसाब से हमारा लक्ष्य 22 एम्बुलेंस होता है, जिसमें एक एम्बुलेंस SC/ST कोटा से दिया जाना है और एक एम्बुलेंस EBC कोटा से दिया जाना है। दाऊदनगर प्रखंड में हमारा SC कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए इस जिले का लक्ष्य अब मात्र 21 एम्बुलेंस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।